घर का आंगन युद्ध का मैदान बना हुआ था। सुबह सुबह मोबाइल में रिंग हो रही थी। अजय भैया फ़ोन कर रहे थे। मेरा दिल एक बार धक से कर गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर फ़ोन उठाया और कहा, प्रणाम अजय भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ शुभी, तुम लोग कैसे हो? विनीत कैसे हैं और अपना बिट्टू? सभी का हालचाल लेने के बाद उन्होंने बिना किसी दोषारोपण के कहा, शुभी, अम्मा की बरसी है, प्लीज़ समय निकाल कर चले आना। अरे हाँ बिल्कुल भैया, मैं ज़रूर आऊँगी। विनीत और बिट्टू को लेकर ही आऊँगी। अजय भैया ने सब हालचाल लेकर फ़ोन रख दिया। अभी दिमाग स्थिर भी नहीं हुआ था कि आदित्य भैया ने फ़ोन किया और कहा, शुभी, अम्मा की बरसी है, आ रही हो ना? हाँ भैया, अभी अजय भैया ने फ़ोन किया था। शाम को विनीत आएंगे तो उनसे बात कर लेती हूँ, आना तो पक्का ही है। उन्होंने कहा, मैं फ़ोन रखता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आदित्य भैया को अजय भैया का नाम लेना अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठ गई। एक उंगली जख्मी होती है तो पूरे हाथ को दर्द होता है। पता नहीं ये कैसा समय आ गया है। किस्से कहानी और फिल्मों में जो कहानियाँ चलती थी, अब वो मेरे मायके में हो रहा था। वही पुरानी कहानी, जायदाद का बंटवारा। अम्मा कहती थी, मेरे दो राम लखन। आज ये दोनों राम लखन एक छोटी सी ज़मीन को लेकर लड़ने मरने को तैयार थे। अम्मा इस दुनिया में नहीं थी, रहती भी तो क्या झगड़ा निपटा सकती थी। मेरी समझ में नहीं आता, पापा ने घर का बंटवारा 2 हिस्सों में पहले ही कर दिया था। एक छोटा सा अंगना जिसमें फूलों के मौसम में पापा फूल लगाया करते थे और सर्दियों के मौसम में वो साग, धनिया, लहसुन आदि का उद्गम स्थल बन जाता था। ना जाने पापा के दिमाग में क्या आया होगा, उस छोटे से प्लाट का बंटवारा किया ही नहीं। पापा ने क्या सोचा होगा, ये तो वही जाने। अजय भैया से लेकर मेरी शादी, बच्चों की छठी, जन्मदिन, यहाँ तक कि माँ पापा की श्राद्ध और त्रयोदशी का भी वो आंगन ही गंवा रहा है। उस छोटे सी ज़मीन को लेकर दोनों भाइयों के दिलों तक दरार पहुँच गई। अब विनीत मेरे मायके में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, वो न्यूट्रल ही रहा करते थे। इस समय भी वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने काम का बहाना बनाया और कहा, शुभी, तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए, मैं ड्राइवर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने भी इतना ही जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ की आग विनीत तक या उनके परिवार तक पहुँचे। अपने ख्यालों में खोए मैं कब घर पहुँच गई, मुझे ख्याल ही नहीं आया। वही घर जिसे मैं अपना कहती थी, मायका, यही शब्द जिसका भरोसा एक ब्याहता नारी सबसे ज़्यादा समझ सकती है, आज मुझे पराया सा लग रहा था। घुसते ही माँ पापा की तस्वीर मुँह चिढ़ा रही थी। माँ की बरसी थी तो भाई भाभी और घर के सारे लोग पूजा पाठ में ही व्यस्त थे। मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान किसी का भी नहीं था। मैं उसी आंगन में उतर कर चली गई जो आज युद्ध का मैदान बना हुआ था। वहाँ पहुँचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी कोने में सहमे हुए बेला और सुरमई के फूल लगे हुए थे। उसी आंगन को गवाह बनाकर मैंने अपने हाथों में सुहाग चूड़ा पहनकर उस घर से विदाई ली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए तभी अजय भैया की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद रात में जब सब लोग एक साथ बैठे तब अजय भैया ने यह कहा, शुभी, इस झगड़े की सारी जड़ ये आंगन ही है। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया है कि अब पूरे घर को हम बिल्डर को दे देंगे। वो यहाँ एक बड़ा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उससे लगे हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें से 3-3 फ्लैट हमें मिल जाएगा। सारी लड़ाई ख़त्म। आदित्य भैया ने भी इस बात का समर्थन किया और दोनों भाभियां मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे रही थी। मैं क्या कहती, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़कियां तो मायके में पराया धन होती हैं। अब वह घर कहाँ रह गया, एक मायका था पराया हो गया। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भैया, ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मेरे अंदर की टीस अब और ज़्यादा गहरी हो गई थी। वहाँ से लौटते हुए मुझे लगा, अब कहाँ रह गया मायका। माँ पापा की यादें, अपने बचपन की यादें, सबको अपने जहन में समेट लाई हूँ। विनीत की नज़र पड़ने से पहले ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, माँ बाप एक मकान को घर बनाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं और बच्चे कुछ रुपयों के लिए उस घर को फ्लैट में तब्दील करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाते। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।